हेलो एवरीबॉडी, वेरी गुड इवनिंग। तो आज एरोमेटाइजेशन और ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन कंप्लीट करना है। लास्ट टाइम मैंने हेलोजनेशन पढ़ाया था, सभी लोग पढ़े थे, अच्छे से समझ में आया था। जो हेलोजनेशन टॉपिक था वो सभी लोगों ने कंप्लीट कर लिया, कोई डाउट नहीं रह गया है ना? अगर रह गया होगा तो टेलीग्राम पे भेज देना या व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देना, बता दूंगा, ठीक है। सो नाउ टुडे वी हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, एरोमेटाइजेशन ऑफ एल्केन। मतलब कि अपना एल्केन जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड बना लेगा। ऐसा कुछ होगा कि एरोमेटिक कंपाउंड में तब्दील हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, और हम देखेंगे पूरा मैकेनिज्म कैसे होता है, ठीक है। और ये रिएक्शन इतना इंपॉर्टेंट है कि आप बेंजीन प्रिपरेशन का एक मेथड जान जाओगे। आगे आप लोगों को बेंजीन भी पढ़ना है, देखा होगा ना सबने, आगे बेंजीन भी चैप्टर है आपके सिलेबस में, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन करके, आपको वो भी पढ़ना है। तो हम लोगों का क्या होगा, एक तीर से दो शिकार, मतलब पढ़ेंगे एल्केन और तैयार क्या हो जाएगा हमारा एरोमेटिक कंपाउंड का प्रिपरेशन। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक एरोमेटाइजेशन ऑफ एल्केन। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। एरोमेटाइजेशन क्या होता है? एरोमेटाइजेशन देखो इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ कंडीशंस हैं एरोमेटाइजेशन ऑफ एल्केन। एरोमेटिक रिंग जो एल्केन से बनेगा वो मिनिमम 6 कार्बन का होगा, उससे छोटा हुआ तो एरोमेटिक रिंग का फॉर्मेशन नहीं होगा, मिनिमम 6 कार्बन चाहिए। तो जब हम कोई ऐसे एल्केन जिसमें कम से कम 6 कार्बन हो, मिनिमम कार्बन की संख्या कितनी हो, 6 हो, उसको कैटलिस्ट के साथ क्या करते हो, हीट करते हैं। कैटलिस्ट अभी बताऊंगा कौन कौन सा ले सकते हैं। तो क्या होता है, एरोमेटाइज हो जाता है और हमें जो देता है एरोमेटिक कंपाउंड, बेंजीन या बेंजीन से सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। या तो बेंजीन ही बन जाएगा या तो बेंजीन लाइक कंपाउंड बनते हैं, जैसे टैलोइन, इथाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ऐसे कुछ कुछ कंपाउंड क्या होंगे, बनने लगेंगे। तो वन बाय वन हम लोग देखेंगे क्या क्या चीजें बन सकती है सिस्टमैटिकली, ठीक है ना। सो लेट्स स्टार्ट विथ एरोमेटाइजेशन। सबसे पहले क्या होता है, कंडीशन क्या है, मिनिमम 6 कार्बन होना चाहिए एल्केन के पास, 6 से कम हुआ तो एरोमेटाइज नहीं होगा। तो एल्केन हैविंग मिनिमम 6 कार्बन, एल्केन हैविंग मिनिमम 6 कार्बन, 6 कार्बन undergo aromatization in the presence of aromatization in the presence of या तो Cr2O3 लेते हैं कैटलिस्ट, इसके साथ गर्म करेंगे, या तो मोलिब्डेनम ट्राईऑक्साइड लेते हैं, MO2O3 लेते हैं, इसमें एल्यूमिना का सपोर्ट होता है Al2O3, या तो वैनेडियम का ऑक्साइड लेते हैं V2O5, ठीक है। इनमें से कोई कैटलिस्ट आप यूज करोगे, आपका जो हाइड्रोकार्बन है, जो स्ट्रेट चेन है, वो क्या होता है, एरोमेटाइज हो जाता है। और एरोमेटाइज होने के बाद क्या करेगा, वो बेंजीन या बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का फॉर्मेशन करता है। फॉर एग्जांपल के लिए मान लो हमारे पास एन हेक्सेन हो, एन हेक्सेन क्या है, 6 कार्बन का ओपन चेन है। जब इसको हम Cr2O3 के साथ क्या करते हैं, हीट कर देते हैं, या वैनेडियम पेंटाऑक्साइड के साथ कर देते हैं, या इनमें से किसी के साथ कर दोगे, ठीक है ना, इनमें से किसी के साथ कर दोगे, आपको क्या दिखाई देगा, वी आर गोइंग टू ऑब्टेन एन एरोमेटिक बेंजीन रिंग। 6 कार्बन का था, इसीलिए आपका एरोमेटाइजेशन होके 6 मेंबर्ड रिंग बन जाता है। दिस इज द एरोमेटिक कंपाउंड। ये क्या है, आपका एरोमेटिक कंपाउंड है, ये एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। अब देखो इस प्रोसेस में क्या हुआ, अगर सही से देखें तो स्ट्रक्चर इसका ये था, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, इधर भी मेथाइल था, यहाँ भी मेथाइल था, और ये CH2 था। ये अल्टीमेटली कहाँ चला गया, C6H6 में। फॉर्मूला था C6H14। कितने हाइड्रोजन का लॉस हो गया टोटल, देखो यहाँ पे 14 से कहाँ चला गया, C6H6 में चला गया, मतलब कि टोटल 8, 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या हो गए, रिमूव हो गए। 4 दूना 8 हाइड्रोजन, टोटल 8 हाइड्रोजन एटम क्या हो गया, आउट हो गया, या बोल सकते हो 4 हाइड्रोजन गैस निकल के बाहर चला जाएगा, H2 गैस रिमूव हो जाता है। तो इसको हम बोल सकते हैं डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन क्या होता हो, बाहर चला जाता हो, तो डिहाइड्रोजिनेशन भी कह सकते हैं, बट सिंपली ये एरोमेटिक रिंग क्योंकि बना लेता है, दैट इज वाई वी आर प्रिफर टू से एरोमेटाइजेशन, ठीक है। हम क्या बोलेंगे,
एरोमेटाइजेशन बोलेंगे, क्योंकि रिंग जो बना वो कैसा था, एरोमेटिक था। तो एन हेक्सेन को जब गर्म करिएगा तो जो आपका प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, एरोमेटिक रिंग होगा। हाइड्रोजन निकल जाते हैं तो डी का मतलब होता है गया, और हाइड्रोजनेशन का मतलब हाइड्रोजन। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन क्या हुआ, अपने पेरेंट कंपाउंड को छोड़ के चला गया, ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ द कंपाउंड। जो भी कंपाउंड लिया उसका क्या हो गया, डिहाइड्रोजनेशन हो गया। सो वी आर सेइंग हियर कि डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपके पास 6 कार्बन था, 6 का बना। अगर 7 कार्बन का होता तो क्या बनता, जरा सभी लोग बताओ तो। अगर यही 7 कार्बन का होता तो क्या बनता, ये अगर 7 कार्बन का होता तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनता, सभी लोग देखो और बताओ कि अगर हम इसी कंपाउंड को 6 की जगह एन हेप्टेन लेते तो हमारा प्रोडक्ट क्या होता। कमेंट सेक्शन में फटाक से करो। हाँ, H2 कई सारे H2 रिलीज होंगे, टोटल H2 रिलीज होंगे, ठीक है। कमेंट सेक्शन में सभी लोग बताओ, एन हेक्सेन लिए होते, एन हेप्टेन लेते तो कौन सा प्रोडक्ट बनता। इन द प्रेजेंस ऑफ एन हेप्टेन हाउ मेनी प्रोडक्ट्स वी आर ऑब्टेनिंग, कौन सा प्रोडक्ट बनता। यस, एन हेप्टेन पे टॉलुइन बनेगा, सही आंसर है। तुमने क्वेश्चन पूछा बट आंसर उसका यही था, एन हेप्टेन लेते तो टॉलुइन बन जाता, ठीक है। एन हेप्टेन लेने पे आपका टॉलुइन बन जाएगा। रिंग 6 ही मेंबर बनेगा, ये ध्यान रखना, रिंग 6 ही मेंबर का बनेगा और आपका एरोमेटिक प्रोडक्ट बनेगा, इसका नाम टॉलुइन है। 8 का लेते तो इथाइल बेंजीन बन जाता, ठीक है ना। आपका 6 ही कार्बन एरोमेटाइज करेगा, क्योंकि बेंजीन रिंग वन ऑफ द स्टेबल रिंग होता है, तो जो भी एरोमेटाइजेशन होगा इसी के अकॉर्डिंग होगा। 7 का रिंग नहीं बनता ना, गलत जवाब। एरोमेटिक रिंग 7 का होता ही नहीं है। 7 कार्बन का अगर हम एल्कीन बना दे तो एरोमेटिक कहाँ से होगा, पॉसिबल है क्या, आप लोग बताओ, पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है भाई, हो ही नहीं सकता है, नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है इस चीज़ का, आपको फोकस करना है। फोकस किस चीज़ का करना है, एरोमेटिक रिंग 6 कार्बन का बनेगा, तो आप यहाँ से बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव बना सकते हैं, है ना। वी आर एबल टू प्रिपेयर बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। दैट इज क्लियर टू ऑल। बताओ सभी लोग को क्लियर हो गया। ये बात सभी को क्लियर हो गया। अब चले ऑक्सीडेशन प्रोसेस पे। एरोमेटाइजेशन में यही है, आपको रिंग मिलता जाएगा, 6 मेंबर बनेगा, उसके बाद जो भी पूछ बनाना है बनाते चलो, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है। अब अगर मैकेनिज्म पूछे कैसे हुआ होगा तो कोई बता सकता है ये कैसे हुआ होगा, व्हाट इज द बेसिक मैकेनिज्म बिहाइंड दिस, इसके पीछे का बेसिक मैकेनिज्म क्या होगा। अगर वो करना चाहते हो तो आप देखो 6 कार्बन का पहले कंपाउंड बनाओ, ठीक है। ये होगा CH3 CH2 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 CH3, ये बनेगा ना, 1 2 3 4 5 6 ये होगा। अब क्योंकि हाई टेम्परेचर पे रेडिकल, यहाँ पे क्या होता है, हाई टेम्परेचर आपने यूज किया है। जब हम हाई टेम्परेचर यूज करते हैं तो हाई टेम्परेचर पे कैटलिस्ट का काम क्या है, कैटलिस्ट क्या कराता है, हाई टेम्परेचर और कैटलिस्ट मिलकर इसको पहले साइक्लाइज करते हैं। एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक यहाँ से निकलेगा और एक इसमें से, और बनता है साइक्लोहेक्सेन। पहले बनता है साइक्लोहेक्सेन, ठीक है ना, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, एंड देन फिर इसका डिहाइड्रोजिनेशन हो जाता है। अगला स्टेप क्या होता है, डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन जब होगा तो देखो हर जगह से एक एक हाइड्रोजन क्या होगा, बाहर चला जाएगा, हर कार्बन से एक एक हाइड्रोजन निकल के बाहर चला जाएगा। तो यहाँ से एक जाएगा तो ये बाहर हो गया, H2 डबल बॉन्ड आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ से जाएगा तो ये H2 बाहर, ये यहाँ से आएगा तो ये H2 बाहर, तो टोटल -3 H2 निकला और वी आर ऑब्टेनिंग 3 पाई बॉन्ड, ठीक है, 3 पाई बॉन्ड मिला। तो ये आपका 2 स्टेप में होता है, पहले साइक्लाइजेशन फॉलोड बाय डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन दोनों स्टेप को मिला के बोलते हैं एरोमेटाइजेशन। तो एरोमेटाइजेशन कॉम्बिनेशन से बना है किसके किसके, साइक्लाइजेशन प्लस साइक्लाइजेशन प्लस डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन इज इक्वल टू एरोमेटाइजेशन, इक्वल टू एरोमेटाइजेशन। तो एरोमेटिक रिंग डायरेक्ट नहीं बनता है, स्टेप्स में बनता है। पहले साइक्लाइजेशन होगा
followed by dehydrogenation and we are obtaining aromatic product, then whole process is completely known as aromatization of alkane. I hope कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा। सभी लोग वीडियो लाइक कर दो, जो बच्चे अभी तक नहीं ज्वाइन किए उनको जरा लिंक भेज कर ज्वाइन कराइए, और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, जो बच्चे नए हों, कि नए बच्चों के लिए बहुत काम का चीज़ है ना। पुराने बच्चे शुरू से जान रहे हैं कि कितना काम का चीज़ है, नए वाले भी जान ही जाएंगे कितने काम का चीज़ है। सो यू ऑल मस्ट हैव टू डू सम फेवर लाइक शेयर एंड लाइक आवर वीडियोस। यही तो आप लोगों का एक अच्छा सा काम है जो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। चला जाए आगे। अब आप पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन। जरा किसी को पता हो कितने तरीके से ऑक्सीडेशन एल्केन का कर सकते हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन, जरा आप सभी लोग बताइए एल्केन को ऑक्सीडेशन करने के लिए हम कितने तरीके अपना सकते हैं, कितने मेथड्स होंगे जिससे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन हो जाए? सभी लोग बताओ। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन करने के लिए हमें क्या क्या मेथड अपनाने चाहिए, कैसे होगा? जिसको पता कितने तरीके से एल्केन ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, कमेंट सेक्शन में हमारा कमेंट। देखो जानकारी इसलिए पढ़ना है नॉलेज के लिए, बट नॉलेज तो हम पूरा दे देंगे, बट आपके पास क्या है वो हमको पता चले तब ना। आप जीरो हो, हीरो हो, मॉडरेट है, बिलो मॉडरेट है, कुछ भी पता हो बताओ, जिसको जो भी पता हो बताओ। कितने टाइप से ऑक्सीडेशन कर सकते हैं? किसी को नहीं पता क्या? बस हम इंतजार ही करते रह जाएंगे, कोई बताएगा नहीं लग रहा है। कितने टाइप से ऑक्सीडेशन कर सकते हो एल्केन का? अगर हमें एल्केन को ऑक्सीडाइज करना हो तो कितने मेथड अप्लाई कर सकते हैं हम लोग? कैटालिटिक, कोल्बे, कोल्बे से तो बनाते हो ना, बनाने का मेथड है। 3 टाइप से करते हैं भाई। कंप्लीट ऑक्सीडेशन, 3 तरीके से पता रहना चाहिए। कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर सकते हो, पूरा जल जाए, इसको कंबस्शन बोलते हैं, ठीक है। जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन करेंगे दिस इज कॉल्ड एज कंबस्शन, ठीक है, जल जाता है। इसी से बनता है गोरे गोरे मुखड़े का काला काला राख, जब कंबस्शन हो जाता है तो आपकी सुंदरता यही कंबस्शन के बाद सीधे कल्लू कोरिखा बन जाएगा। कंप्लीट ऑक्सीडेशन। दूसरा इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा। देखो मैं आधा ही लिख पाया, बोलने के चक्कर में आधा रह गया। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, यहाँ पे आपका बनता है कार्बन ब्लैक। और तीसरा होता है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, मतलब हम अपने हिसाब से ऑक्सीडेशन कराएंगे, हमें क्या चाहिए हम उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे और हमें उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट मिलेगा। तो 3 टाइप्स ऑक्सीडेशन होगा। कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑल्सो नोन एज कंबस्शन, दूसरा इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन जिसको हम लोग पार्शियल भी बोलते हैं, और तीसरा होता है आपका कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। कंट्रोल मतलब हमें क्या बनाना है एल्केन से वो हमारे हाथ में होगा, और उसको हम लोग कंप्लीटली 1 बाय 1 पढ़ेंगे क्या क्या चीजें हैं जिससे हम लोग ये काम कर सकते हैं। तो सभी लोग तैयार हो? ठीक है। अब सबसे पहला हेडिंग लो कंप्लीट ऑक्सीडेशन या कंबस्शन ऑफ एल्केन, ठीक है ना। पहला जो हमें पढ़ना है दैट इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन। कंप्लीट ऑक्सीडेशन या तो ये लिखेंगे या ब्रैकेट में लिख लो कंबस्शन ऑफ एल्केन, कंबस्शन ऑफ एल्केन। एल्केन को जलाओ। आप सभी लोग जानते हो पेट्रोलियम क्या है? एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है। जो पेट्रोलियम आप यूज कर रहे हो, आपके घर में जो गैस सिलेंडर उसके अंदर गैस है, आप जो गाड़ियों में पेट्रोल डीजल भरवाते हो, ये सब क्या है? जो पेट्रोलियम पदार्थ है वो क्या है? सभी लोग जरा बताना, जिसको भी पता हो बता सकता है।
पेट्रोलियम क्या है? एल्केन, एल्कीन या एल्काइन, यूजुअली वो क्या है? किसी को पता है क्या? बताओ, कमेंट सेक्शन बताना, तब तक मैं पढ़ाता हूं, ठीक है ना? लिखो, एल्केन्स आर completely oxidize in the presence of excess of air, in the presence of excess of air, एक्सेस ऑफ एयर, एयर में क्या होता है आपका? ऑक्सीजन गैस होता है, तो आप एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन करते हो विथ इवोल्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, लार्ज अमाउंट, बहुत ज्यादा हीट इवॉल्व होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। यहां पे जब कंप्लीट कंबशन होता है तो बहुत ज्यादा हीट इवॉल्व होता है। जो आपका पेट्रोलियम है वो एल्केन है, एल्कलाइन क्या होता है? एल्केन है भैया, आइसो ऑक्टेन, एन ब्यूटेन, आइसो ब्यूटेन, यही आपका पेट्रोलियम है। मेन कंपोनेंट आइसो ऑक्टेन होता है। तो जो हमारा पेट्रोलियम पदार्थ वो एल्केन ही होता है। कई जगह ब्रांच होते हैं, कुछ लीनियर होते हैं, कुछ ब्रांच मेजोरिटी में। उसका वजह देखो क्या है, जब ये बर्न करते हैं तो ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होता है, बहुत ज्यादा हीट इवॉल्व होता है, जिसकी वजह से आपने देखा गाड़ी जब चलता है साइलेंसर गर्म हो जाता है। कभी गलती से साइलेंसर में पैर छुआया है क्या? तो आपको पता चल जाएगा कितना हीट इवॉल्व करता होगा। वो हीट कहाँ से आया? जब वो आपका हाइड्रोकार्बन बर्न किया, तो बर्न जब करता है तो कंप्लीट कंबस्शन होता है। कंप्लीट कंबस्शन होता है तो हीट प्लस CO2 प्लस वाटर निकलता है। वाटर उस गर्म सिलेंडर से क्या होता है, साइलेंसर से वेपर बन के निकलता है, और जो हीट वजह से आपका जो साइलेंसर है वो काफी हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो यहाँ पे जब आप पढ़ोगे तो रिएक्शन देखोगे, हीट कितना इवॉल्व होता है, कितना अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होता है। अगर हम एक मेथेन को बर्न कर दे सिंपल, तो 890 किलोजूल पर मोल हीट निकलती है। देखो, अगर हम मेथेन मॉलिक्यूल को कंप्लीटली कंबस्ट करें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, ये आपका बनेगा, कंप्लीट कंबस्शन से यही प्रोडक्ट बनता है, CO2 प्लस वाटर। और यहाँ पे जो हीट इवॉल्व होती है इसको हीट ऑफ कंबस्शन बोलते हैं। ठीक है, ये हीट ऑफ कंबस्शन बोला जाएगा। और ये होती है -890 किलो जूल पर मोल। ठीक है, 890 का मतलब समझ रहे हो, एक कार्बन अकेले जला तो 890 किलो जूल पर मोल एनर्जी इवॉल्व कर रहा है। अब सोचो आइसो ऑक्टेन में कितने कार्बन है ना, वो बर्न करेगा तो मल्टीप्लाई कर लो, एक कार्बन के जलने से 890 किलो जूल आता है, तो उससे ज्यादा कार्बन होने पे कितना हाई हीट निकलेगा। तो आपको समझ में आना चाहिए कि दिस इज हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस, है ना, एंड दिस हीट इज कॉल्ड हीट ऑफ कंबस्शन। ठीक है, ये हीट क्या कहलाता है? हीट ऑफ कंबस्शन। अगर यही हम C4H10 को कंबस्शन करते तो टोटल एनर्जी निकलती है 2875। ठीक है, अगर हम यहीं पे C4H10 को कंप्लीटली कंबस्शन कराएंगे तो हमारा जो डेल्टा H ऑफ कंबस्शन निकलेगा वो आपका निकलता है -2875.84, -228 किलो जूल पर मोल। एनर्जी का बस अमाउंट देखो आप लोग, किलो जूल पर मोल, ऑलमोस्ट लगभग मान के चला जाए तो 4 गुना हो गया, है ना, ऑलमोस्ट। अब यहाँ पे बर्न करोगे तो ऑक्सीजन कितना लगेगा, अभी बैलेंस करना सिखाता हूँ। 4 मोल CO2 निकलेगा प्लस कितना पानी निकलेगा, 5 मोल वाटर, 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर्स निकलेंगे, पानी निकलेगा 5। तो आपका कितना ऑक्सीजन लगेगा, तो 4 दूनी 8, 8 और 5 13, तो 13/2 ऑक्सीजन खर्चा होगा। टोटल 13/2 ऑक्सीजन यहाँ पे लगेगा, और ये पूरी तरह से कंप्लीटली कंबस्शन में हो जाएगा, ये भी उड़ जाएगा और ये भी उड़ जाएगा, और ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है। दिस इज द केस ऑफ कंप्लीट कंबस्शन। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, जब आपको हाइड्रोजन बैलेंस करना, जैसे ऑक्सीजन बैलेंस करना हो तो आप कैसे रिएक्शन को बैलेंस करोगे। किसी को फॉर्मूला पता है? एल्केन को कंबस्शन करते हैं तो कितना हाइड्रोजन लगेगा, कितना ऑक्सीजन लगेगा, कितना CO2 निकलेगा और कितना वाटर निकलेगा। अगर ये निकालना हो तो आपके पास क्या फार्मूला होगा? तो कंप्लीट कंबस्शन के लिए फार्मूला देखो ये है,
अगर आप कंप्लीट कंबस्टन चाहते हो तो फॉर्मूला किसी को पता हो तो बताओ। कंप्लीट कंबस्टन के लिए फॉर्मूला क्या है? क्योंकि आ जाएगा ना कार्बन हाइड्रोजन बैलेंस करना, तो आधे लोगों का मुंह बना रह जाएगा, बैलेंस नहीं हो पाएगा, है ना। किसी को पता है एल्केन का जनरल फार्मूला? ये तो पता होगा ना। एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है? उसमें 3n+1 ऑक्सीजन जोड़ दो, ठीक है, 3n+1 ऑक्सीजन जोड़ दो। एल्केन क्या होता है? CnH2n+2 प्लस 3n+1, n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन अपॉन 2, इतना ऑक्सीजन लगेगा, ठीक है ना। और जब ये बर्न होगा तो कितने कार्बन थे? जितने कार्बन हैं उतने ही आपके निकलेंगे, NCO2 निकलेगा प्लस n+1 वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। ये फॉर्मूला होता है कंबस्टन का। जब कंप्लीट करिएगा तो कोई भी हाइड्रोकार्बन आप ले लो, एल्केन, आपको यही फॉर्मूला लगाना है। अगर हम 8 कार्बन का लेते, कोई हाइड्रोकार्बन हम 8 कार्बन का ले लें, तो 8 कार्बन का होगा तो क्या होगा? C6 लिखा गया। अगर 8 कार्बन C8H18 हो जाएगा ना, तो आपको ऑक्सीजन कितना लेना है? n के वैल्यू 8 हो गए, तो 8 3 24 1 25, 25/2 लेना है, बस कुछ करना ही नहीं है, एकदम सिंपल निकल जाएगा। कितना ये निकलेगा? 8 CO2 निकलेगा प्लस n+1, 8 कार्बन है तो 9 ठो पानी निकलेगा। देखो एकदम सिंपल हो गया, आसानी से, ठीक है। और हीट यहाँ पे जो डेल्टा H निकलेगा निगेटिव, हीट को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, ठीक है, ये हमेशा निगेटिव रहेगा, ये हाई अमाउंट में निकलेगा। तो आपको इस फॉर्मूले से कंप्लीट कंबस्टन को एकदम सेग्रीगेट कर सकते हो। कितने भी कार्बन का दे, आप एकदम छक्का मार दोगे ना सभी लोग, देख लो। तो आपको एक बात समझ में आई, एल्केन ही फ्यूल की तरह क्यों यूज किए जाते हैं? ये क्यों हाइड्रोकार्बन यूज किए जाते हैं? गैस में, पेट्रोलियम में, डीजल में, इन सब में इनका यूज ज्यादातर क्यों है? बिकॉज ऑफ हाई हीट ऑफ कंबस्टन, ह्यूज अमाउंट में हीट रिलीज करते हैं, और यही हीट इनको क्या बनाता है? परफेक्ट फ्यूल। परफेक्ट फ्यूल बनाता है। बात समझ में आया सभी लोगों को? बात समझ में आ गया ना? आगे चला जाए। तो कितने लोग थर्ड ईयर में केमिस्ट्री ले रहे हो? थर्ड ईयर में कितने लोग केमिस्ट्री ले रहे हो अप्रॉक्स? देखो एक बात बता दो तुम लोगों को, केमिस्ट्री भले टफ लग रही हो या जो भी लग रहा हो, कम समझ में आ रहा हो, जिंदगी बना देगा। अभी थोड़ा डेयरिंग कर लोगे ना तो लाइफ आसान हो जाएगी। और अभी अगर सरल सब्जेक्ट के पीछे भागे कि इसमें हमारा फ्यूचर है, तो आपको बता दे रहा हूँ, इतना लंबा झेलोगे ना कि जिंदगी खत्म हो जाएगी, पढ़ाई खत्म नहीं होगा। तो जब भी सिलेक्शन करना सब्जेक्ट का, तो ये ध्यान रखना, केमिस्ट्री कोशिश करना कि आप अपने साथ रखिए, केमिस्ट्री कोशिश करिएगा अपने साथ रखने का। केमिस्ट्री आपके फ्यूचर बाकी सभी सब्जेक्ट से बहुत पहले सेट कर देगा, फिजिक्स से भी पहले, मैथ से भी पहले, बॉटनी जूलॉजी से भी पहले। आपको मैं हमेशा एक बात सिखाया हूँ, अगर आप देखोगे स्कोप की बात, तो आप अपने कॉलेज में ही सिंपल देख लो कि केमिस्ट्री के कितने टीचर हैं, मैथ, फिजिक्स, बायोलॉजी, बॉटनी जूलॉजी कितने टीचर हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा हर सबसे दोगुने लगभग टीचर आपको केमिस्ट्री में हैं। तो उसका मतलब वहाँ पे आपको नीड ज़्यादा है, सो केमिस्ट्री की ज़रूरत भी ज़्यादा है। सो अकॉर्डिंगली लेना, इच्छा आप ही के, अल्टीमेटली हमारा तो कुछ नहीं है। झेलने से अच्छा है मेहनत कर लो, ठीक है ना। आप बाद में झेलो, इससे अच्छा है मेहनत कर लो। मैं केमिस्ट्री का हूँ तो मैं केमिस्ट्री की पढ़ाई करूँगा, केमिस्ट्री बढ़िया होता है, केमिस्ट्री में कैरियर ज़्यादा होता है, केमिस्ट्री बहुत स्मार्ट है, बहुत अच्छा है, जल्दी लाइफ सेट कर देता है ना। और एक केमिकल ना मिले तो नानी याद आ जाए। सुबह से शाम तक आप सिर्फ केमिकल से घिरे हो, कपड़ा से लेकर परफ्यूमरी से लेकर साबुन, तेल, पानी, सब केमिकल हैं। और इसको बनाने वाला कोई तो चाहिए, वही होगा जो केमिकल का नॉलेज रखता होगा, ठीक है ना। चलो आगे। हाँ वो सब बोलेंगे, आपको खुद भी समझ होना चाहिए ना, आपको खुद भी समझ होना चाहिए क्या अच्छा है। कुछ मत करो, जो तुम्हें सरल लगे वो ले लो, बाद में झेल लो। इनकम्प्लीट कंबस्टन,
इनकम्प्लीट कंबस्शन। अब यहाँ पे पूरी तरीके से नहीं जलेगा, है ना, इनकम्प्लीट कंबस्शन। मतलब कि यहाँ पे लिमिटेड एयर सप्लाई करेंगे। लिमिटेड एयर सप्लाई करोगे तो मॉलिक्यूल पूरी तरीके से बर्न नहीं होगा, कुछ अनबर्न कार्बन रह जाएंगे, ठीक है ना, कुछ अनबर्न कार्बन हो जाएंगे। तो इट टेक्स प्लेस in the presence of limited amount of ऑक्सीजन। यहाँ पे एक्सेस में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको ऑक्सीजन क्या करेंगे, लिमिटेड देंगे, कम कम देंगे, थोड़ा थोड़ा देंगे, और उसमें आप देखोगे पूरी तरीके से कंबस्शन नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अनबर्न कार्बन ब्लैक के फॉर्म में आपको मिलेगा। ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबस्शन, ये L है, ठीक है, इनकम्प्लीट कंबस्शन कार्बन ब्लैक इज ऑब्टेन। इस कार्बन ब्लैक का बड़ा काम है, कार्बन ब्लैक इज ऑब्टेन। देखो कैसे बनता है ये कार्बन ब्लैक, ठीक है, देखिए कैसे बनता है। हम मेथेन लेंगे, ठीक है, और आधा ही मोल आपको ऑक्सीजन देंगे, हाफ मोल, तो होगा क्या, कार्बन ब्लैक, ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में क्या होता है, नीचे डिपॉजिट हो जाता है, प्लस H2O क्या होगा, निकल के बाहर चला जाएगा, ठीक। आधा नहीं, एक लो, पूरा एक लो, ये आधा नहीं ले सकते ना, एक लो पूरा। ऑक्सीजन ले लिए लिमिटेड, ठीक है, एक्सेस नहीं है, लिमिटेड है, तो आपका क्या बनेगा, ये कार्बन ब्लैक प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ये रिलीज हो जाएगा, और आप देखोगे यहाँ पे ये गैसियस कंपाउंड जो था वो कार्बन सॉलिड के फॉर्म में बैठ जाता है, एंड दिस इज नोन एज ब्लैक, कार्बन का ब्लैक पार्ट। और इस ब्लैक पार्ट का बहुत यूज है, ठीक है, इनकम्प्लीट कंबस्शन की वजह से पेट्रोलियम बना। आप सब पढ़े होगे ना, बायो जो लिए होगे उन सबको पता होगा कि अब पहले क्या हुआ, जो बड़े बड़े पेड़ पौधे जानवर थे वो जब भूकंप आया होगा, जो भी हुआ, धरती के नीचे चले गए, और जब धरती के नीचे जाइएगा तो ऑक्सीजन लेवल क्या होता है, डिक्रीज करता है, तो कम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या हुआ, इनकम्प्लीट कंबस्शन हुआ, तो जितने भी जीवाश्म थे, जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, वो सब क्या हो गए, इनकम्प्लीटली कंबस्ट हुए। तो जब इनकम्प्लीटली कंबस्ट हुए तो उनका जो ब्लैक पार्ट था वो कोयला बना, कार्बन, जो कोयला देखते कोल, वो इनकम्प्लीट कंबस्शन का पार्ट है, प्लस जो लिक्विड पार्ट था वाटर के, कोई वेपर बनकर तो उड़ेगा नहीं, वो अंदर रह गया, तो लिक्विड फॉर्म में इसके साथ और भी हाइड्रोकार्बन बनते चले गए चैन में, वो आपके पेट्रोलियम बन गए और नेचुरल गैस बने। तो ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबस्शन की वजह से धरती के अंदर कोयला पेट्रोलियम पाया जाता है, ठीक है ना। ये बड़े बड़े पेड़ पौधे जानवर जो थे सब बड़े बड़े कौन से थे, डायनासोर, ये सब क्या हुआ, जमीन के अंदर दब गए, एयर का नीचे ऑक्सीजन के लेवल क्या है, कम है, जिसकी वजह से कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं हो पाए और वो सब कोयला बनाए। मतलब हमारे पूर्वज ही हैं जो कोयला बने हुए हैं, है ना, उन्हीं को हम लोग जला जला के काम चला रहे हैं, और एक दिन ये खत्म हो जाएंगे, और ये जब खत्म हो जाएंगे तो आप जिस गाड़ी में घूम रहे हो इसे चला के सब बंद हो जाएगा। आपके अभी भी आपके यहाँ जो मेन एनर्जी का सोर्स है वो कोल है, कोयला की वजह से प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है ना। सो हम लोग ये देखेंगे यहाँ पे कंप्लीट कंबस्शन का ये कहानी था। अब हम लोग इसके बाद चलेंगे लिमिटेड कंबस्शन पे, ठीक, कंबस्शन तो होगा बट लिमिटेड होगा, और जब लिमिटेड होता है तो हमें जो चाहिए वो बनाएंगे, मिथेनॉल बनाएंगे, एसिटिक एसिड बनाएंगे, फॉर्मल्डिहाइड बनाएंगे, हमें क्या चाहिए वो अकॉर्डिंगली प्रिपेयर होगा। सो लेट्स प्रोसीड विथ कैटालिटिक ऑक्सीडेशन या कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन, ठीक है। सो हम इसको तीसरा जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड अच्छा, एक और कार्बन का यूज क्या होता है, वो जो कार्बन ब्लैक था, आंखों में काजल जो लगाते हो, है ना, मतलब अभी तो बात ठीक है, महंगा वाला लगाते हो क्योंकि अब अमीर हो गए ना, अब लेकमे लगाते होगे। गाँव में अभी भी जाओगे ना तो क्या होता है, मम्मी लोग क्या करती हैं, डिबरी जानते हो, दिया जलता है, केरोसिन है,
ऊपर लगा देती हैं ऐसे कटोरी, कटोरी में जाता है और पूरा राख काला काला चिपक जाता है। ऐसे चिपक जाएगा, उसको ऐसे पलटेंगे, उसमें डालेंगे सरसों का तेल या थोड़ा सा घी डालते हैं, ऐसे ऐसे मिक्स के और यहाँ से लेके यहाँ तक पोत देती हैं, है ना। पोताया होगा कुछ लोगों को, यहाँ से यहाँ तक पोत देंगे और एक तो यहाँ बड़ा सा टिक्का मार देंगे, ऐसे आँख में पोता, यहाँ बड़ा सा टिक्का मार देंगे, बोलेंगे नज़र नहीं लगेगा, सस्ता वाला था। जरा लेक्मे वाला जो यूज कर रहे हैं उसको जरा लगा के यहाँ से यहाँ तक पोत के देखो तो वही मम्मी आपको जिंदा गाड़ देंगे। प्राइस बहुत ज़्यादा है ना। वो सस्ता हवा था तो यहाँ से यहाँ तक पोता जाता है, और जो महंगा वाला था वो जरा यूज करके देखना, यहाँ से यहाँ पोतो, अगले दिन फूक दिए जाओगे और कार्बन ब्लैक बन जाओगे तुरंत। मम्मी लोग बहुत खतरनाक होती हैं। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन या इसी को बोलते हैं हम लोग कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। तो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कैटालिस्ट का यूज करेंगे और बाय द यूज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कैटालिस्ट हम अकॉर्डिंगली अलग अलग प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेंगे, अपने को डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी मिलेगा। अगर पहला बनाने जरा मिथेनॉल बनाएंगे, ठीक है ना, पहला हम लोग मिथेनॉल बनाएंगे, फर्स्ट कंपाउंड जो बनाएंगे मिथेनॉल का प्रिपरेशन करेंगे, मिथेनॉल, ठीक है। प्रिपरेशन देखो कैसे प्रिपेयर करते हैं। मिथेनॉल को करना कुछ नहीं, कॉपर ट्यूब में गर्म करना है, ठीक है। जब मीथेन को आप कॉपर ट्यूब में 573 केल्विन पे क्या करते हो, गर्म कर देते हो 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ठीक है, 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्या करना है, कॉपर ट्यूब में गर्म कर देना है, ठीक है। सो आप करिए क्या, लीजिए मीथेन प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पे एकदम कंट्रोल्ड होगा, इसको गर्म करना है किसके साथ, कॉपर ट्यूब में। टेम्परेचर लेंगे 573 केल्विन और प्रेशर लेंगे 100 एटीएम, ये आपका मस्त बन जाएगा मिथेनॉल। जय श्री राम, बन गया मिथेनॉल। इसको पीना भी मत, गलती से पियोगे सही में मर जाओगे, क्योंकि मिथेनॉल जो होता है वो पॉइजनस है, टेस्ट में मीठा होता है, इसका जो टेस्ट है ना वो स्वीट है, अच्छा लगता है, मीठा मीठा, बट पीने के बाद सीधे आपको भगवान की याद आएगी और भगवान आपको अपने पास बुला ले जाएंगे, ठीक है ना। दिवाली के दिन, क्या दिवाली के दिन भाई, मैं इधर घुमा नहीं कि दिवाली के दिन लगा दिए, कोई बात नहीं। तो इससे हम मिथेनॉल प्रिपेयर कर सकते हैं, बट याद रहे मिथेनॉल पीने काम लायक नहीं, पीने वाला इथेनॉल है, जब भी मन करे इथेनॉल पीना, मिथेनॉल पियोगे खत्म। ये पहला हो गया प्रिपरेशन ऑफ मिथेनॉल बाय कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, हम अपने हिसाब से ऑक्सीडेशन किए और हमें जो चाहिए था वो मिला, दिस इज कॉल्ड कंट्रोल्ड या कैटालिटिक, क्योंकि कैटालिस्ट के प्रेजेंस में ये होता है। तो पहला मिथेनॉल का प्रिपरेशन हो गया। दूसरा हम लोग बनाएंगे फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, चलो फॉर्मल्डिहाइड बनाते हैं। फॉर्मल्डिहाइड कैसे बनता है, तो नेक्स्ट मेथड है प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, दूसरा है फॉर्मल्डिहाइड प्रिपरेशन, वो भी बनेगा। किसी को याद है कैसे बनता है फॉर्मल्डिहाइड का प्रिपरेशन, कैसे होता है बच्चा लोग, फॉर्मल्डिहाइड कैसे बनेगा, इसका कैटलिस्ट मोलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड है, ये मोलिब्डेनम के साथ बनता है। जब आप क्या करते हो, फॉर्मल्डिहाइड में एक कार्बन है, तो जब मीथेन को आप क्या करोगे, मोलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड के साथ गर्म कर दोगे 673 केल्विन और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ठीक है, मीथेन प्लस O2, इसको गर्म करना है मोलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड MO2 नहीं MO2, ठीक है, MO2 623 केल्विन टेम्परेचर लेना है और 200 एटमॉस्फेरिक एटीएम प्रेशर लेना है, फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा HCHO, ठीक है, HCHO, दिस इज कॉल्ड फॉर्मल्डिहाइड। अब अगर हम इसको डबलिंग कर दे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 मॉलिक्यूल बन जाएगा ना फॉर्मल्डिहाइड, 2 मॉलिक्यूल। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, इससे हम लोग क्या बनाते हैं फॉर्मल्डिहाइड। अब हम सब अपने हिसाब से कंपाउंड बना रहे हैं, हमें जो चाहिए हम वो बनाएंगे, हम यहाँ पर रिएक्शन कराएंगे और जो चाहिए हमको मिलेगा, फॉर्मल्डिहाइड बन गया, ठीक है। मीथेन से क्या बना सकते हो, फॉर्मल्डिहाइड। कौन कौन वीडियो नहीं लाइक किया है, जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए वो कर लो, जो लोग नहीं किए उनको भेज दीजिए, आप लोग सभी लोग, इतना तो आप कर ही सकते हो ना, आप अच्छे बच्चे हो, आप सभी लोग अच्छे बच्चे हो और अच्छे बच्चे कहना मानते हैं। एक तो मैसेज किया है 5th सेमेस्टर का क्लास नहीं चलेगा क्या, तो ये किस सेमेस्टर का चल रहा है,
आया, आखिरी बचा है, ठीक है। इथेन को मैग्नीज एसीटेट से करा दो, ठीक है, मीथेन मॉलिक्यूल को मैग्नीज एसीटेट से करा दोगे तो एसिटिक एसिड बन जाएगा। तो अगला लिखो प्रिपरेशन ऑफ एसिटिक एसिड। तीसरा जो प्रोडक्ट हम बनाएंगे वो प्रिपरेशन ऑफ एसिटिक एसिड या विनेगर, प्रिपरेशन ऑफ, सीधा फॉर्मूला लिख देते हैं, इसी को विनेगर भी कहते हैं, इसी को एसिटिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको कैसे बनाना है, यहां लेना है 2 मोल इथेन CH3 ये 2 मोल इथेन ले लो, इसके साथ ऑक्सीजन को लो, कैटलिस्ट जो लेना है वो मैग्नीज एसीटेट लेना है, ठीक है ना। तो CH3COO का होल ट्वाइस और Mn, ये है आपका मैग्नीज। मैग्नीज ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होता है, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ में जब जाएगा, इसको गर्म कर दोगे तो आपको इथेनॉल और आपको एसिटिक एसिड और वाटर मिलेगा, CH3COOH प्लस पानी। पानी कितना मिलेगा बैलेंस कर लो, टोटल हाइड्रोजन कितने थे 3 3 6, यहाँ कितने लगे आपके 3 1 4, तो 2, बस 1 मॉलिक्यूल वाटर मिलेगा, 2 ये मिला है तो 2 ये भी मिलेगा, ठीक है। ये बात समझ में आया सभी को? ठीक है, एक आखिरी रिएक्शन, ठीक है, उसमें ये है आपका आइसोप्रोपेन पे, आइसोप्रोपेन नहीं, आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन से टर्सरी ब्यूटेनॉल बनाने के लिए क्या किया जाएगा, आइसोब्यूटेन से टर्सरी ब्यूटेनॉल बनाना हो तो क्या करोगे, देखो उसका भी एक मैकेनिज्म है, उसको हम करते हैं कैमेनोफोर के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। कैमेनोफोर के साथ ऑक्सीडेशन करोगे तो ध्यान से देखिएगा, ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, जब तक कार्बन पे H होता है तब तक ऑक्सीडेशन कर पाता है, अगर इस कार्बन CH बॉन्ड नहीं होता तो कैमेनोफोर ऑक्सीडेशन नहीं कर पाता। कैमेनोफोर क्या करता है, एक ऑक्सीजन देता है, नेसेंट ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन क्या होता है, इन्हीं दोनों के बीच में जाके इंसर्ट हो जाता है, तो ये आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो टर्सरी ब्यूटेनॉल बनता है। अगर कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं होगा तो ये प्रोडक्ट कभी नहीं बनता। तो टर्सरी ब्यूटेनॉल इसलिए बन गया बिकॉज देयर इज अ हाइड्रोजन ऑन दिस कार्बन, सो इसीलिए आपका टर्सरी ब्यूटेनॉल बना। तो दिस इज द ऑल अबाउट द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन्स। सो आज हमने कंप्लीट कर लिया आपका क्या, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन, ठीक है। इसके बाद छोटे छोटे रिएक्शन बचे हैं, छोटे, जैसे आइसोमेराइजेशन ऑफ एल्केन हो गया, पायरोलिसिस ऑफ एल्केन हो गया, वो बहुत वाहियात टाइप का, सल्फोनेशन नाइट्रोजन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वो आप लोग अपने से पढ़ लीजिएगा, किताब खोल, कोई भी किताब खोल के पढ़ लीजिएगा छोटा छोटा, वो उतना छोटा चीज़ मैं नहीं पढ़ाऊंगा, वो अननेसेसरी है, किसी काम का नहीं, एग्जामिनेशन में भी कहीं नहीं आना है, तो आप अपने से एक बार देख लीजिएगा, रीडिंग मार लीजिएगा। कल से हम स्टार्ट करेंगे साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोएल्केन, ठीक है। सो ये आप सभी लोग को समझ में आ गया बच्चा लोग? एल्केन चैप्टर का जो काम के जितने इंपॉर्टेंट चीजें थी वो सब मैंने आपको पढ़ा दिया, जो इंपॉर्टेंट थी जिससे काम है, जहां से एल्केन उतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है नहीं, इसके प्रिपरेशन के मेथड हैं। प्रिपरेशन के मेथड में 4 मेथड मैंने आपको 5 पढ़ाए थे, और 4 नेम रिएक्शन मैंने आपको बताया था, वुड्स, कोरेहाउस, फ्रैंकलैंड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये चारों के लेक्चर मैंने ऑलरेडी नेम रिएक्शन वाले सेक्शन में है, जाके पढ़ लीजिएगा सभी लोग, जिसका तैयार नहीं होगा तो ये, हाँ इसका मैं PDF अभी भेज दूंगा, तो जाके सब लोग तैयार कर लें, जिनका तैयार नहीं है। ध्यान से सुनो, आप तैयार कर लोगे तो मैं टेस्ट करा पाऊंगा, अगर आपका तैयारी नहीं होगा तो मैं टेस्ट भी नहीं करा पाऊंगा। तो जैसे हमारा एल्केन चैप्टर खत्म हो गया, एरोमेटिसिटी उधर खत्म किया हूँ, हाँ तुम लोग सभी लोग जिनको अगले साल CVT PG देना है, ठीक है, जो बच्चे MSc केमिस्ट्री के लिए आगे अच्छी जगह IIT JAM देना चाहते हो, वो सभी लोग 7 बजे वाली क्लास भी पूरी किया करो, और ये भी किया करो। और जिनको केमिस्ट्री से आगे फ्यूचर नहीं बनाना है वो कोई ना करोगे तब भी चलेगा, क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर वैसे भी अंधकार में चला जाएगा, जा ही रहा है, चला जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जिनको चाहते हो कि अच्छे से करें वो 7 बजे वाली क्लासेस भी करोगे, और ये वाली क्लासेस, पूरी क्लासेस करोगे डेली। अगर अच्छा करना है तो, नहीं करना है तो योर लाइफ योर चॉइस, ठीक है ना। और इतना अच्छा कंटेंट आपको प्रॉपर डिस्कशन के साथ कंप्लीट कोई बना के देगा नहीं, इसी का भी मैं सेपरेट करके अलग कर दूंगा, सेल करूंगा, तो आप पैसा दे खरीदोगे, बट वो मैं करना नहीं चाहता। आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ, अच्छा कंटेंट फ्री में दे रहा हूँ, तो आप सभी लोग मोटाइए मत, पढ़ लीजिए, काम आएगा। बात समझ गए सभी लोग?
सो आज की सभा संपन्न करने का वक्त आ गया है। एरोमेटिसिटी सब लोग पूरा तैयार कर लो, तो मैं चलूं फिर एक बार आप लोगों को एरोमेटिसिटी पे क्वेश्चन करा लूं, ठीक है। जिनको आगे केमिस्ट्री से फ्यूचर बनाना है वो पूरी क्लास करना, सारा क्लास करना, जितना पढ़ाऊंगा सब पढ़ना एक लाइन से, बिकॉज पूरे सीयूईटी का सिलेबस बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकेंड ईयर, बीएससी थर्ड ईयर तीनों मिला के सीयूईटी पीजी का सिलेबस है, ठीक है। सो आज की सभा संपन्न होती है। अगली सभा में कल फिर मुलाकात होगी। साइक्लो एल्केन लेके स्टार्ट करेंगे, वहाँ पे आपको साइक्लो हेक्सेन का कॉन्फॉर्मेशन बताना है, बड़ा मजा आएगा, उसमें हमें महारत हासिल है, ऐसा बताएंगे कि आपको भी मजा आएगा, ठीक है। बट अभी भी देखो 60 बच्चों का प्रॉमिस था, आप लोग देख पा रहे हो ना। दिस इज जस्ट लाइक मतलब इन बच्चों का कुछ नहीं हो सकता एंड दे आर नॉट इंटरेस्टेड, ये सब इंटरेस्टेड नहीं, इनको पढ़ने का कोई वो मतलब नहीं है। खैर कोई बात नहीं, हमें 20 तक चाहिए थे, 20 तक रहते हैं वो अच्छा है, 20 स्टूडेंट तक मैं पढ़ा लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। सो कैसा रहा आज का लेक्चर, आप लोगों को समझ में आया? हाउ वाज द लेक्चर टुडेज? तो चला जाए, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, कल फिर मिलेंगे।